विकी बाबू, आप दीवारों से बातें कर रहे हैं, राय साहब तो चले गए। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है शराबी फिल्म का, और ये डायलॉग जो है आजकल की जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। आप वाकई दीवारों से बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो 2017 में लाई गई थी, उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को प्रोब कर रही है, उसमें पड़ताल कर रही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर एक खबर आज जम्मू कश्मीर के एक बड़े इंपॉर्टेंट अखबार डेली एक्सेलसियर में आई है। खबर में यह कहा गया है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस 2017 की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कोर्ट्स ने भी अब फरवरी 2022 में यह कहा है कि इसके अंदर 5 इरेगुलरिटीज नजर आती हैं। इस स्कीम के अंदर 2017 में यह स्कीम जो है वो लाई गई थी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अपनी मीटिंग में अगस्त 31, 2018 को इस स्कीम को क्लियर भी किया था, लागू भी किया था। हालांकि उसके बाद ये स्कीम स्क्रैप हुई थी। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पड़ताल कर रही है, मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मामला हुआ क्या था। और इसी मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के एक्स राज्यपाल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ की 2 ऑफरें उनको आई थी। उनको कहा गया था कि आप ये फाइल्स क्लियर करिए, 300 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। सीबीआई ने इस मामले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को, इन दोनों को इस मामले में नामजद किया है। इनको एक्यूज कहा है, इसमें एफआईआर लॉन्च की है। और इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर अब जम्मू कश्मीर का फाइनेंस डिपार्टमेंट फरवरी 2022 में, यानी 2017 में यह आया, 5 साल तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस मामले में बिल्कुल खामोशी बरती, और 5 साल के बाद फरवरी 2022 में जाकर वित्तीय डिपार्टमेंट के कोर्ट्स भाग ने यह कहा है कि इसमें इस स्कीम में 5 इरेगुलरिटीज हैं। क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं? पहली बात उन्होंने ये कही है कि ई टेंडरिंग का प्रोसेस जो है उसे फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात ये कही गई है कि ई टेंडर का क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया गया जब टेंडर को रिस्पांस ठीक नहीं मिला। उसके बाद ये भी कहा है कि एग्रीमेंट में बदलाव लाए गए। जो एग्रीमेंट ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ होना था, उसमें बदलाव लाए गए एग्रीमेंट साइन करने के बाद। यानी एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद जाकर उस एग्रीमेंट के अंदर बदलाव लाए गए। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया, लेकिन साथ में ही यह फैसला लिया गया कि एक पूरा क्वार्टर ये इंश्योरेंस स्कीम जो है लागू रहेगी, जबकि एक ही महीना अभी हुआ था। यानी स्क्रैप अगर आपने स्कीम कर दी तो इमीडिएटली स्क्रैप होनी चाहिए थी, लेकिन एक फुल क्वार्टर ये कंटिन्यू करेगी, ये फैसला भी लिया गया। और पहली इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की सरकारी मुलाजमों के खाते से 28 सितंबर 2018 को काटी गई, जबकि एग्रीमेंट 15 अक्टूबर 2018 को साइन किया गया। यानी एग्रीमेंट अभी हुआ ही नहीं था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ इन कागजात के मुताबिक, और एग्रीमेंट होने से पहले ही सरकारी मुलाजमों के खाते से किस्त काटी गई। अब ये तमाम चीजें जो हैं साफ तौर पर कोर्ट्स डिवीजन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसी की इरेगुलरिटीज फरवरी 2022 में नजर आई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कोई इरेगुलरिटी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में जो 2017 में आई थी, कोई इरेगुलरिटी एंटी करप्शन ब्यूरो को नजर नहीं आई थी। क्योंकि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वेरिफिकेशन की थी, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने वेरिफिकेशन करने के बाद कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी को एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें यह कहा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का मामला है, इस मामले में हमें कोई खुर्द-बुर्द किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एसीबी के एआईजी एडमिनिस्ट्रेशन संदीप वजीर ने इस अखबार के मुताबिक डायरेक्टर एसीबी के बिहाफ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी को एक चिट्ठी लिखी और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को रिट्रेट किया, और कहा द वेरिफिकेशन कंडक्टेड इन दिस ब्यूरो विद रिगार्ड टू द हेल्थकेयर इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्टैंड्स क्लोज्ड एज नो इरेगुलरिटी वाज फाउंड इन द मैटर। एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मैंडेट है, उस मैंडेट में इस तरह की इन स्कीमों में अगर कहीं गड़बड़ का कोई इल्जाम लगता है तो उसे प्रोब करने की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि उन्हें कोई खुर्द-बुर्द इसमें नजर नहीं आई।
स्कीम को किस तरीके से लागू किया गया, स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन किए गए, स्कीम को रोल आउट किस तरीके से किया गया, प्रीमियम पहले काटा गया, एग्रीमेंट बाद में साइन हुआ, इनमें से कोई भी चीज एंटी करप्शन ब्यूरो को नजर नहीं आई। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अलर्ट नोटिस जरूर जम्मू कश्मीर की सरकार को जारी किया था और जम्मू कश्मीर की सरकार को यह कहा था कि 44,43,92,618 रुपए आपको वसूलने हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड से, क्योंकि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने यह पैसा प्रीमियम के तौर पर जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों से लिया है। आपको याद होगा मैंने एक बार एक खबर में ये कहा भी था कि सरकारी मुलाजिम इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में वो प्रीमियम की एक किस्त जो उनके खाते से कटी थी वापस आएगी, लेकिन अभी तक वो किस्त वापस नहीं आई है। और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक उन कोशिशों का कोई भी फायदा जम्मू कश्मीर की सरकार को या सरकारी मुलाजमों को नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक FIR लगाई है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की FIR साफ तौर पर यह कहती है कि कुछ अनजान लोगों ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ अनजान अफसरों ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्स्पायरेसी, एक साजिश की और ट्रिनिटी इंश्योरेंस ब्रोकर्स, रिलायंस री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर और कुछ और सरकारी मुलाजमों और प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट किया है और उससे अपने आप को माली फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है 2017-18 में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे यह भी कहा है कि इस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को धोखा दिया है। सिर्फ ये बातें एंटी करप्शन ब्यूरो ने नहीं बल्कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी FIR में कही हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आखिरकार ये इंक्वायरी क्लोज क्यों की थी? एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कोई सफाई देगा? क्या किसी को पता चलेगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने किन बुनियादों पर और किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस मामले में इंक्वायरी क्लोज की थी? क्या कोई टेक्निकल कारण थे जिन टेक्निकल कारणों से एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंक्वायरी क्लोज की थी? या एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मैंडेट है उस मैंडेट में उस मैंडेट के अनुसार जब उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू की तो उन्हें यह पता चला कि इसमें उस तरह की करप्शन इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह की करप्शन को चेक करने का या जिस तरह की करप्शन पर नजर रखने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो का है। आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में ढिलाई क्यों बरती, अगर बरती है तो? और इसी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने छापेमारी इतनी जगह पर की। अगर उन्होंने इतनी जगह पर छापेमारी की तो क्या मसला मैंडेट का था? क्या मसला जुरिस्प्रूडेंस का था कि कहां तक हदूद हैं? यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरे मुल्क में किसी भी जगह जाकर छापेमारी कर सकती है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को यह दिक्कत आ रही थी कि इस मामले में अगर हम प्रोब आगे बढ़ाएंगे और हमको बिहार जाके वहां पर छापेमारी करनी पड़ेगी, मुंबई में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कश्मीर, जम्मू, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा छापेमारी करने के लिए, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है। उसके चलते उन लोगों ने इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 150 करोड़ के 2 ऑफर आए। मैं पहले भी कह चुका, कमाल की बात है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज इस मामले का संज्ञान लेकर अब इसमें इंक्वायरी कर रही है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह ठीक नहीं जाना कि उस वक्त की हुकूमत से पूछते, आप उन 2 ऑफिसरों के नाम हमें दीजिए जिन 2 ऑफिसरों ने 150 करोड़ की 2 जो ये आपको ऑफर्स आई थी रिश्वत की, इन दोनों ऑफरों को आप तक पहुंचाने का काम किया, नाम दीजिए, हम उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेंगे। और क्या सरकारी तंत्र में अगर आप एक बड़े सरकारी बाबू हैं, आप रिश्वत का ऑफर दे भी सकते हैं, आप रिश्वत का ऑफर ले भी सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस या आप छोटे मोटे कोई सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज सामने आती है, उसका ढोल भी पिटेगा, उसका नगाड़ा भी बजेगा, सबको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा स्कैम हुआ और हमने इतने बड़े स्कैम में इतने कमाल का काम किया। आपको यहां पर याद होगा कि रोशनी के मामले में भी जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो से उम्मीदें और तवक्कात बहुत थी, लेकिन बाद में डांट कर सरकार ने
वो माफ कीजिएगा सरकार ने नहीं, बाद में डांट कर हाई कोर्ट ने वो मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। और आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो रोशनी मामले की भी तहकीकात कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसरान मेहनत के साथ जरूर ब्यूरो में बैठकर काम करते होंगे, मगर कोई सियासी दबाव तो ऐसा रहा होगा, कोई सरकारी दबाव तो ऐसा रहा होगा जिस सियासी और सरकारी दबाव के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो सरकारी और वो सियासी दबाव कौन सा था? जम्मू कश्मीर में तो उस वक्त लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार खत्म हो चुकी थी, मामला उसके बाद का है। राज्यपाल के हाथ में चाबी थी। राज्यपाल ने इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को बाजाब्ता हरी झंडी भी दिखा दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला भी ले लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो फैसला लिया था, बुनियादें क्या थी, मालूम करने की जरूरत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने किन बुनियादों पर यह तय किया था कि यह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों पर लागू होनी चाहिए? किसके दबाव में किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था? और बाद में जब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्क्रैप की गई, वो क्यों स्क्रैप की गई? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जब इसको लेकर फैसला लिया गया, तब 150 करोड़ का ऑफर उससे पहले आया था या उसके बाद आया था? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जब फैसला लेते हैं तो इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि आप मानते हैं कि आप इस स्कीम को बिल्कुल ठीक है, आप इस स्कीम के हक में हैं। ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सीबीआई ढूंढेगी। मगर एंटी करप्शन ब्यूरो पर दबाव किसका था? और क्या एंटी करप्शन ब्यूरो सिर्फ जम्मू कश्मीर के छोटे मोटे सरकारी मुलाजिमों के लिए है? इन बड़े बाबू पर क्या उनका बस नहीं चलता? और अगर बस नहीं चलता तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में जितनी भी एफआईआरें आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ हैं, क्या उनको सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है।